हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट इग्नू एमएएसटी फर्स्ट ईयर के और आप लोगों का जो सब्जेक्ट है एमएचआई 107 की आज हम मैराथन क्लास करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमएचआई 107 हमारे इग्नू फर्स्ट ईयर में सबसे फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट आया है और यहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम कल है। मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि इतनी लेट ये मैराथन क्लास यहाँ पर मैं अपलोड कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज कुछ टाइम से आई एम नॉट वेल, दैट्स वाई ये वीडियो टाइम पर अपलोड नहीं हो पाई। बट अभी भी आपके पास टाइम है। मैं आज की क्लास में मैराथन के साथ साथ मैं कुछ टॉपिक्स भी आपको बताऊंगी, उन पर ज़्यादातर फोकस करेंगे तो भी आप 60 to 70% कवर कर लेंगे। आप सभी की इतनी रिक्वेस्ट थी, आई नो कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना और इस क्लास को बिना स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए ये मैराथन क्लास सफिशिएंट होगी। तो इसमें मैं क्या क्या चीज़ें बता रही हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है। तो देखो, जैसे कि आप सभी जानते हो कि आपके बुक में हमने ऑलरेडी एमएचआई 105 कर लिया था, उसमें आपके इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात हुई थी। तो इस 107 के अंदर हम सेम एज इट इज़ आपकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के ही बारे में बात करेंगे, लेकिन वो होगा हमारा मॉडर्न यानी आधुनिक की अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो पहला आपका फर्स्ट ब्लॉक है उसमें 2 यूनिट है। तो याद रखना ये दोनों यूनिट को अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में करके जाना है। एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्या पता दोनों आ जाए। बट जो ये आपका स्टोरियन का 18th सेंचुरी का डिबेट का क्वेश्चन नज़र आ रहा है, पहला क्वेश्चन कोई भी स्किप नहीं करेगा। पूरे 90% तो चांसेस है कि फर्स्ट यूनिट से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलने वाला है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि यूनिट सेकंड मत करना, सेकंड के आ सकता है, ठीक, क्योंकि ये वाला जो सब्जेक्ट का इसका एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी फर्स्ट यूनिट को स्किप मत करना। मतलब ओवरऑल ही दोनों चैप्टर पढ़कर जाओ, सबसे ज़्यादा फोकस यूनिट 1 पर लगाओ और यूनिट 2 का ओवरव्यू लेकर जाओ। ठीक है, देखो अब अगर आएगा तो लिखना क्या है उसे आपको समझना है। 18th सेंचुरी की बात हो रही कि हमारे भारत का इतिहास उस समय पर कैसा था। आप सभी को पता है कि 18th सेंचुरी में मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे सबके अपने अपने कॉलोनियल हैं, यानी हमारे कुछ इतिहासकार, सबके अपने व्यूज़ हैं। आपको पता है 18th सेंचुरी में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लाइक अगर मैं बात करती हूँ कि 18th सेंचुरी में हमारा एक वो फेज़ आता है जब हमारा मुग़ल एम्पायर यानी मुग़ल का साम्राज्य का पतन हुआ था, डिक्लाइन हुआ था। कब हुआ था? 18th सेंचुरी में। डिबेट की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर आपके राष्ट्रवादी यानी जो नेशनलिस्ट हैं। नेक्स्ट है आपका कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी यानी जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना, उपनिवेश वाले, उनकी बात कर रहे हैं। और ये यहाँ पर सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। तो सबसे पहले इनका क्या मानना है कि 18th सेंचुरी हमारा वो समय जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था, इसका पतन हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि माना जाता है क्योंकि मुगल्स के समय पर उनकी जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक है, वो डिसेंट्रलाइज क्या थी, विकेंद्रीकरण थी। वैसे बहुत सारे रीज़न होते हैं मुग़ल एम्पायर का पतन होने का, बट यहाँ पर हम इकोनॉमिक सेक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा फोकस इकोनॉमिक पर जाएगा। और दूसरा क्या यहाँ पर बताया कि मुगल्स के यहाँ पर इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइज थी, विकेंद्रीकरण था, जिसके वजह से क्या होता है कि इस टाइम पर बहुत सारी पावर का उदय होता है, राइज होता है, जिसमें आपके कौन कौन आते हैं? यस, मराठाज आते हैं, इसमें आपके सिख आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया, जैसे हैदराबाद, मैसूर, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये 18th सेंचुरी में एक तो ये चीज़ हुई थी जब हमारा 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड आया। तो दूसरा अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी समय पर हमारे यूरोपियंस कंपनी भारत में आए थे, जिसमें आप सभी ऑलरेडी जानते हो कि यूरोपियन की ट्रेडिंग कंपनीज ये आई थी भारत में। आप सभी को पता है कि इसमें कौन सी कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें आपके पोर्चुगीज, यूरोपियन, सबको याद है, फ्रांस, डच, तो ये सब के सब यूरोपियन 18th सेंचुरी में यहाँ पर आए थे, जिसका इन्फ्लुएंस, जिसका प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और क्या हुआ था 18th सेंचुरी में? 18th सेंचुरी में आप देखोगे कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, हमें कमर्शलाइजेशन, ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही कंटिन्यू थी जैसे अभी तक चल रहा है। बट उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम में बदलाव आता है। देखो, लैंड रेवेन्यू सिस्टम याद होगा आप सभी को,
तो ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसमें आपको परमानेंट सेटलमेंट, महलवड़ी और रैयतवड़ी ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो MHI 107 की प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, वहाँ से चेकआउट करना। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब जो पूरा रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू का जो पूरा कंट्रोल है किसके हाथों में जाता है? एंशंट और मेडिएवल के समय पर राजाओं के हाथों में होता था, बट मॉडर्न के टाइम पर आपकी कंपनी के हाथों में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ 18th सेंचुरी में हुआ। 18th सेंचुरी में और क्या होता है, हमें यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है कि बहुत सारे कल्चर और इंटेलेक्चुअल जो है वो फ्लोरिश होते हैं, चाहे वो आपका आर्ट एंड कल्चर हुआ, लिटरेचर हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो बहुत सारे बदलाव हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर मैंने आपको बताया 18th सेंचुरी में यहाँ पर कॉलोनियल, नेशनलिस्ट सबका उदय होता है, क्योंकि आपको सबको पता है नेशनलिस्ट यानी दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने आपके ड्रेन ऑफ वेल्थ की सिद्धांत यानी थ्योरी दिया था, जिसके बारे में यहाँ पर बताया। और इन्होंने ये भी कहा था कि जब से ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए हैं, इन्होंने हमारी इकोनॉमिक पर उसका बहुत इफेक्ट पड़ा है, हमारी इकोनॉमिक को खाली ड्रेन कर दिया है। ये सब कुछ 18th सेंचुरी के टॉपिक में आपको लिखना है। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट यूनिट है आपका हिस्टोरियोग्राफी यानी कि इतिहास लेखन। आप सभी को याद होगा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? हमने ऑलरेडी आपका 105 में एंशंट और मेडिएवल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। सेम एज इट इज़ ये आपके कॉलोनियल की इकोनॉमी इस वाले बुक में आ गई है। तो इसमें भी आपको किसके किसके व्यूज़ बताने हैं? मार्क्सिस्ट के। तो हिस्टोरियोग्राफी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की कॉलोनियल इकोनॉमी में हिस्ट्री राइटिंग लिखी गई है, और यहाँ पर इनका फोकस जो भी हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने के वजह से हुआ, वो सारी बातें हमारे इतिहासकारों ने इस वाले टाइम पीरियड में बताया। लाइक अगर मैं मार्क्सिस्ट की बात करूँ तो मार्क्सिस्ट में जैसे आपको कुछ हिस्टोरियन के नेम पता है, लाइक आपके हुए RP दत्त। ठीक है, RP दत्त हुए, और यहाँ पर RP दत्त ने जो मैंने आपको बताया इसका, और दादा भाई नौरोजी जो कि एक नेशनलिस्ट थे। कौन थे? आपके नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी। नेशनलिस्ट की तरफ से अगर मैं बताऊँ तो दादा भाई नौरोजी आपको याद रखना है, और मार्क्सिस्ट ने RP दत्त। इन लोगों ने आपकी कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करा था? आपके ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखो, ड्रेन ऑफ वेल्थ सेपरेटली भी पढ़कर जाना, आपके एग्जाम में ये ज़रूर आ सकता है 10 या 20 मार्क्स का। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लोगों का फोकस इस पे होता है, और यहाँ पर मार्क्सिस्ट RP दत्त ने भी पूरा बताया कि किस तरीके से हमारे भारत के संसाधन, इंडिया के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, उसका शोषण करके ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों ने उसका फ़ायदा उठाया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। इसी तरीके से मार्क्सिस्ट और नेशनलिस्ट का तो ये मानना है, लेकिन वहीं पर आपके रिवाइजनिस्ट भी हैं, इसको मत भूलना। आपने ऑलरेडी इसको किया था। रिवाइजनिस्ट में जैसे आपके CA बैले हुए, सबल्टन स्टडीज़ के बारे में आपने पढ़ा। सबल्टन स्टडीज़ आप लोग नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में MHI 3 में आएगा तब आपके। तो जिसमें आपको सबल्टन स्टडीज़ की शुरुआत की थी आपके रणजीत गुहा ने। किसने की थी? रणजीत गुहा ने की थी। इनका फोकस आपके कॉमन पीपल पे था। ठीक है, सबल्टन ग्रुप्स पे था, जिसके आपके पीजेंट, आर्टिस्ट, लोअर कास्ट, ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर जब हमारे हिस्टोरियोग्राफी कॉलोनियल की लिखी गई थी, यानी मॉडर्न हिस्ट्री की जब हिस्ट्री राइटिंग लिखी गई थी, तो उस टाइम पर इतिहासकारों ने ये भी बताया कि किस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर उस समय पर इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, और हमारी कॉलोनियल की अर्थव्यवस्था में आप देखोगे कि ये वो टाइम था जब यहाँ पर इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। आप सभी को पता है इंडस्ट्री की शुरुआत यहीं पर होती है ना। ट्रेड पे कैसे इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है, हमारे इतिहासकारों ने बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करी और पूरे बताया कि कॉलोनियल के समय पर ट्रेड का स्ट्रक्चर कैसा था, उस समय की ग्लोबल मार्केट पर उसका क्या असर पड़ा था, और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में इस पर क्या रोल था। आप सभी जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली कंपनी थी, और उस टाइम पर सिर्फ ये अकेले ही हमारे भारत में ट्रेड करती थी। याद है सभी को? बस यही सारी बातें आपको इस चैप्टर में लिखनी है। तो ब्लॉक फर्स्ट दोनों चैप्टर करके जाओ, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि एक ही आएगा या दो, ये मैं आपको बोल रही हूँ। यूनिट 1 अच्छे से करके जाओ, यूनिट 2 एक ओवरव्यू भी लेके चले जाओगे, काम बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी MHI 105 में
कॉलोनियल की जगह एंशिएंट मेडिएवल का पढ़ रखा है हिस्ट्री राइटिंग, तो कॉलोनियल के बारे में भी आप ओवरव्यू इतना आता होगा कि आप कर सकते हैं। बाकी क्या लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। और यूनिट 1 छोड़ना मत। दूसरी चीज़, आगे बढ़ने से पहले ये बता दूँ, असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जिसके पास टाइम कम नहीं है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसके पास मैराथन देखने का भी टाइम नहीं होगा, तो एक काम करो, असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसे भी कर लोगे तो भी 50% तो कवर हो ही जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक में बात समझ आ गई। अगर यहाँ से 100% क्वेश्चन मिलेगा, कुछ भी आ सकता है, और मैंने आपको बता दिया किस पे फोकस करना किस पे नहीं। आगे बढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर पे। अब आपका सेकंड ब्लॉक आता है। सेकंड ब्लॉक में हमारे पास 2 चैप्टर है, मर्चेंट एंड मार्केट, कॉलोनिज्म एंड ट्रेड। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन यहीं से आएगा। मर्चेंट और मार्केट यानी आपका व्यापार और व्यापारी जो होते हैं उनका बाजार। आपको पता है टाइम पीरियड में मेंशन है 1757 से 1857 की बात है। 1857 जब हमारा रिवोल्ट हुआ था, तब तक की कहानी हमें इस पे बतानी है। तो टाइम पीरियड भी याद रखना, हमें इस समय की इंडियन की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बताना है। और इस ऑब्वियस टाइम पीरियड में हमें एक बात समझ आ रही है कि पर्टिकुलरली हमारा जो फोकस है वो मर्चेंट और मार्केट पे हम इस टाइम पीरियड में कर रहे हैं, जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि हमारे ब्रिटिश जब कॉलोनियल यहाँ पे रूल कर रही थी, उसने जब शुरू किया ब्रिटिशर्स ने, यानी आपको पता ना बैटल ऑफ बक्सर याद होगा 1757, तो ये कुछ बैटल हुए थे उस टाइम पर आपके। तब से लेकर के हमारे ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल तक के पूरे, यानी आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 तक की कहानी हमें इसमें बतानी है। तो यहाँ पर 17, सबसे पहले देखो क्या करोगे, आपको क्या करना है इसके अंदर, देखो आपको इसमें करना है 1757 से 1813 का आपका स्टेज है। पहला फेजेस ये आएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1757 में। मैंने आई थिंक अभी बक्सर बोला ना, उसको करेक्ट करना, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी हमारा 1757 में हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर जो है ये अपनी सुपरमेसी भारत में लेकर के आ चुकी थी। अब हमारी कंपनी की पॉलिसी क्या थी कि उसका पूरा फोकस, पूरा कंट्रोल यहीं पर बना हुआ था, हमारे रिसोर्सेज पर। लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी हमारा इसी टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ था। देखो इस टाइम पीरियड में क्या क्या मेंशन करना है वो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ। तो पहली चीज़ बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर आपको समझ आया। दूसरा आपको याद रखना है लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमारा आया, तो याद होगा आपको परमानेंट सेटलमेंट, रैयत बड़ी और आपका महल बड़ी सिस्टम। तो ये सब परमानेंट हमारा 1793 में पब्लिश हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। धीरे धीरे इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में अपने व्यापार का एक्सपेंशन, उसका विस्तार कर लिया था, हमारे इंडिया से लेकर के वर्ल्ड के मैक्सिमम अदर पार्ट में। और यहाँ पर आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है, और ये लाइक आपके कॉटन, सिल्क, इंडिगो, इस तरीके के कुछ मार्केट, लोकल मार्केट का ये व्यापार करती थी, ये बात आप जानते हो। धीरे धीरे जब आपको ये बात पता है कि यहाँ पर मर्चेंट की बात हो रही है, आपके मार्केट की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट है तो हमें कोई ना कोई सेंटर चाहिए होगा, बाजार के लिए कोई जगह तो चाहिए होगी। तो मार्केट आपको इनकी पूरी जगह कहाँ पर देखने को मिलती है, आपके कलकत्ता में अगर आप देखोगे, मुंबई में देखोगे, मद्रास में देखोगे, बॉम्बे कह सकते हैं, पहले उसे बॉम्बे कहते थे तो वही मेंशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, जहाँ पर ये पूरा इनका एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन और इनका कमर्शियल हब हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके बहुत इस शहरों में, यानी आपके कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास में अगर हम देखते हैं, जिसको हम चेन्नई के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मर्चेंट आर्टिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक, अब आता है आपका नेक्स्ट फेज, मर्चेंट और मार्केट में। यहाँ पर देखो क्या होता है कि मुगल एम्पायर में बताया जाता है कि इस टाइम पर मुगल एम्पायर में जब व्यापार था तो उनका व्यापार स्टेबल चल रहा था, स्थिर जिसे आप कहते हो। ठीक है, इन्होंने वेस्टर्न एशिया तक अपना पावर को बना के रखा था, अपना व्यापार भी अच्छा खासा मुगल्स ने यहाँ पर बना रखा था। लेकिन यहाँ पे इरफान हबीब का नाम सबने सुना है, सबको याद भी होगा। इरफान हबीब का यहाँ पर मानना है कि किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन जब यहाँ पर होता है तो वो इंक्रीज हुआ, कब, मुगल्स के समय पर। मुगल्स के समय पे जो फसल थी, जो उनका उत्पादन था वो बढ़ा था, ऐसा इनका मानना था। ठीक, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे इस टाइम पीरियड में ये बोला जाता है कि आपको अर्बन सेंटर देखने को मिलता है। किसका, अर्बन सेंटर, तो शहर का केंद्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मार्केट प्लेस भी मिलेगा, जिसमें बोला जाता है टेक्सटाइल, जो आपके कपड़े होते हैं ना, कपड़े जो है, टेक्सटाइल जो है, ये मेन सेंटर होता था हमारे भारत का, इंडिया का एक्सपोर्ट।
मतलब हमारे इंडिया का जो मेन पोर्ट होता है, आप सभी को पता है जब ट्रेड करते हैं और बाय सी करोगे तो आपको क्या होगा, सूरत, ये पोर्ट है, बंदरगाह जिसे आप कहते हो, हुगली, याद है, मसूलीपट्टनम, ये हमारे इंडिया के सबसे मेन पोर्ट हुआ करते थे 17th सेंचुरी में। ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताना है। क्लियर हो गया? इसी में आप देख सकते हो कि मैंने एक चीज़ मेंशन करी है, क्या, हमारे चैप्टर में पास्ट में प्रीवियस ईयर में सूरत का डिक्लाइन पूछा है, तो सूरत का डिक्लाइन का भी 10 मार्क्स के लिए पढ़कर जाना। चैत्य और मारवाड़ी व्यापारी जो होते थे ये कैसे होते थे, कौर होते थे, इसके बारे में भी बताना है। ये भी आपके इसी चैप्टर में है, ठीक है, ये भी आपके इसी चैप्टर में है। और हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज करना है, ये ऑलरेडी मैंने आपको MHI 105 के मैराथन क्लास में बताया था। और इंडियन मर्चेंट की कंडीशन क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। और भारत जो रेलवे का इम्पैक्ट हमारे इंडिया के मर्चेंट और मार्केट पर क्या पड़ता है, तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो ऑलरेडी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन दोनों चैप्टर के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें पढ़कर जानी है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो, अगर ये मैं इसकी बात करूँ तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देखो जब हमारे 18th सेंचुरी में इंडस्ट्री की शुरुआत होती है, ठीक है, इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, ब्रिटिश पॉलिसी आई, तो ब्रिटिश की पॉलिसी आई, ऑब्वियस है, तो ब्रिटिश ने अपने आप को प्रमोट करा, ब्रिटिशर्स ने गुड्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, इंडियन की मार्केट धीरे धीरे यहाँ बढ़ी। बट आपको भी पता है कि मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स है इंडिया में, सारा कंट्रोल उन्होंने अपना बना रखा है और लेबर का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बट फ़ायदा किससे हो रहा है, ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वो तो अपने देशों में डबल ट्रिपल रेट पे अच्छे खासे गुड्स को बेच रहे थे, उनका तो फ़ायदा है। जो भी कुछ जा रहा है इंडियन की इकोनॉमी का जा रहा है, सही बात है, ये सब कुछ आपको बताना है। इसी तरीके से कॉलोनाइजेशन और ट्रेड का जो आपका चैप्टर है, कॉलोनाइजेशन और ट्रेड की अगर मैं बात करूँ 1857 से 1947 हमारे भारत के इतिहास में आप पर्टिकुलरली देखोगे तो अब हमारा फोकस इन दोनों पे होने वाला है, ठीक है। तो जब हमारे ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो हमारे इंडियन की इकोनॉमी में क्या असर आया वो देखो। यहाँ पर बताया जाता है कि हमारा ब्रिटिशर्स जब हमारे भारत में रूल कर रहे थे तो उसमें हमारे इंडिया की इकोनॉमिक पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट यानी असर पड़ता है। इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल, जब इन्होंने, देखो ऑब्वियस ही बात है, एक बात समझो कि अब जब हमारे ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन भी वो अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, है ना। अब इकोनॉमिक पॉलिसी वो अपने अकॉर्डिंगली इसको करेंगे, सब कुछ अपने अकॉर्डिंगली इन्होंने करा। इसी के वजह से इन्होंने हमारे इंडिया में लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेकर आए। कौन लेकर आए थे, ब्रिटिशर्स, क्योंकि अब कॉलोनियल रूल चल रहा था, परमानेंट रैयतवाड़ी महलबारी सिस्टम को ये लेकर आए थे, ठीक है। और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली सारा कंट्रोल, सारी पावर इन्होंने बनाई थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन भी किया, कैश क्रॉप्स उगवाए लाइक कॉटन, इंडिगो, इस तरीके के प्लांटेशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर जब ब्रिटिशर्स भारत में आए और क्या हुआ, हमारे सोसाइटी में इंडस्ट्रियल का विकास होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर इन्होंने आपके देखा होगा कौन कौन सी टेक्सटाइल, आपके टेक्सटाइल हुए, है ना, अभी मैंने आपको बताया, स्टील हुए, इन सब की कंपनीज आपको मिलती है, माइनिंग, टाटा बिरला कंपनी, सबके नाम सुना है। ये वो टाइम है आपको जब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये लोग, इंडिया जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती थी आपके रॉ मटेरियल, लाइक आपका कॉटन हुआ, टी हुआ, अफीम हुआ, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ हमें ऑलरेडी पहले से पता है और कई बार हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी मोनोपोली कंपनी है, उसका पोर्ट यानी बंदरगाह पे पूरा का पूरा अकेले ही कंट्रोल था। और पोर्ट के साथ साथ जो भी ट्रेडिंग रूट था उस पर भी कंट्रोल हमारी मोनोपोली कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में हमें देखने को मिलता है। ये बात आपको भी पता है कि ये कंट्रोल तब तक ही था, लेकिन 1857 से 1947 कंपनी की पावर हमारे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जा चुकी थी, ठीक है। ये बात ऑलरेडी सबको पता होगा जो भी हिस्ट्री पढ़ जानते हैं थोड़ा बहुत भी। तो यहाँ पर क्या था कि जब तक पावर कंपनी के हाथ में थी, उसके हाथों में, लेकिन आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद यानी 1858 में सारी पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जा चुकी थी। अब सारी पॉलिसीज ब्रिटिश मर्चेंट, इंडस्ट्रियलाइज, सब कुछ ब्रिटिशर्स के हाथों में था, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि हमारे, आप देखोगे स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट सभी जानते हो, जिसने आपके इंडियन गुड्स को प्रमोट किया था
और ब्रिटिशर्स के गुड्स को बॉयकॉट करने की यहाँ पर बात हुई थी। ठीक है, ये सब कुछ आपको इसमें बताना है। आगे देखो, अभी मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर आपके चैत्यर और मारवाड़ी मर्चेंट आता है, कई बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है इस वाले चैप्टर से आपके। तो देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके वो है व्यापारी, नाम से काम भी समझ आ रहा है, ये चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पर ये 3 मर्चेंट की कम्युनिटी यानी तीनों व्यापारियों का समुदाय हुआ करता था ये, है ना। तो 20th सेंचुरी में जो बैंकिंग बिजनेस का जो काम है, बैंक का जो काम देखते थे, वो ये वाली कम्युनिटी देखती थी, चैत्यार, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, चैत्यार। आपको पता है एक टाइम आया था 1929, जिसे आप ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हो। इसके ग्रेट डिप्रेशन आने की वजह से हमारे सोसाइटी में जो बिजनेस है यानी हमारी जो इकोनॉमी है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा ऑब्वियसली, कि ये सही चीज़ें उस टाइम पर फेस की गई थी। चैत्यर की अगर हम बात करें तो ये आपके गुजराती के गुजरात के व्यापारी थे, गुजराती मर्चेंट कम्युनिटीज़ थी जो कि हमारे वेस्टर्न इंडियन ओशन तक फैली थी। बहुत सारी कम्युनिटीज़ और भी थी। इनके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो व्यापारी हैं आपके बहुत सारी चीज़ें, मतलब बॉम्बे से लेकर के अरब कंट्री तक, चाहे आपके ईरान हुआ, हर जगह से गुड्स को परचेज करते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो भी गुजराती लोग हैं ना, वो बहुत सारी इंडियन के गुड्स को इंपोर्ट करते थे। राइस हुआ, कोई भी व्हीट, फ्लावर, है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ आपको इस वाले ब्लॉक में बताना है, और क्या क्या थोड़ा बहुत जितना भी मैं अपनी तरफ से कर सकी मैंने पूरी कोशिश करी है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो रेलवे का भी एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि जब हमारे भारत में, इंडिया में रेलवे का विकास होता है तो ये बहुत अच्छा खासा एक्सपेंड होता है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि जब रेलवे की शुरुआत होती है तो बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि अब चीज़ें बहुत गुड्स जो है बहुत तेज़ी के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम कर सकते हैं। व्यापार यानी ट्रेड जो है अब अच्छा खासा अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि किस तरीके से रेलवे नेटवर्क अब धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ा। तो यूरोपियन के जो लोग हैं वो अपने एक्सपोर्ट का जो इंटरेस्ट है इन्होंने और अच्छा खासा और दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेड करने का विचार बनाया और अपना इंटरेस्ट दिखाया, तभी तो अच्छा खासा मार्जिन या प्रॉफिट कमाते थे लोग बिजनेस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड ब्लॉक है। थर्ड ब्लॉक में क्वेश्चन देखो क्या क्या है। थर्ड ब्लॉक में आपके पास अगेरियन पॉलिसी है, पैटर्न ऑफ कमर्शलाइजेशन है और स्टैग्नेशन। देखो इसमें ये अच्छा है, यूनिट 6 से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम तो ये रिपीट होता है, मैं यही बोलूँगी, बाकी मैं ये नहीं कहूँगी कि यही करना है, बिल्कुल इससे बाहर मत करना। फर्स्ट टाइम इसका एग्ज़ाम हो रहा है और आपको पता है 107 में ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर नए ऐड हुए हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जो स्टार्टिंग के 3 ब्लॉक हैं ये तो पुराने ही हैं, इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है, ये पहले भी था आपके MHI 05 में, और उसके अकॉर्डिंगली अब तक क्या क्वेश्चन है वो आपके सामने है। अगेरियन की पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो क्या लिखना है। अगेरियन की पॉलिसी में आपने देखा कि इसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट की लैंड पॉलिसी पूछी है, तो ये आपको बताना है परमानेंट, रेतवाड़ी, महलवाड़ी। बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप सभी इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। इसकी सेपरेटली वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा जा करके चेकआउट कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में यही क्वेश्चन आता है। आगे देखो, पैटर्न ऑफ कमर्शलाइजेशन। आप में से कई ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे, तो हिंदी मीडियम वाले आप एक बात याद रखना, आपको क्या करना है, चैप्टर को चेकआउट करना है। ठीक है, हिंदी में, बाकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। कमर्शलाइजेशन का जो चैप्टर है वो आपका यूनिट 6 है और ये एग्जाम में इसी के नाम से क्वेश्चन आएगा। चलो अगर आएगा तो क्या लिखेंगे, आपने देखा है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन कमर्शलाइजेशन, बहुत अच्छा चैप्टर है। यूनिट 5 तो ईजी है, आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हो। यूनिट 6 से आएगा तो क्या करना है, कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये प्रोडक्शन होता है जहाँ पर हम मार्केट में क्या करते हैं, सेल करते हैं। मतलब कमर्शलाइजेशन मतलब ये ऐसा प्रोसेस होता है जब हम एक नया प्रोडक्ट लेकर के आते हैं मार्केट में और उसे बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं, ये होता है कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन में हम यहाँ पर और क्या करते हैं, हम ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे आइडिया, सिंबल, वैल्यू, रूल्स, ये सारी चीज़ें साथ में हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं। लाइक हमारी लैंग्वेज हुई, हमारा रिलीजियस हुआ। ठीक है, कमर्शलाइजेशन का मतलब ये होता है
कि कमर्शलाइजेशन का क्या हुआ कि हम मार्केट में आपकी चीज़ों को लेकर आए। अब लेकर आए तो क्या करना है वो मैंने आपको बताया। अब आगे देखो क्या करना है। कमर्शलाइजेशन का मतलब यहाँ पर ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि जब हमारा उस टाइम पर साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट, वर्कर, पीजेंट, ये सारे लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हमें इस टाइम पर सिर्फ यही सारे लोग देखने को मिलते हैं। आपको हंटर गैदरर, माइग्रेशन वाले यानी पशुपालन वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, हर एक लोग मिलते हैं। लेकिन ये सारे क्या है कि कुछ ऐसे लोग थे, जैसे आपको पता है कभी भी कोई प्रॉब्लम आती, लाइक ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, है ना, फ्लड आ गया, तो यहाँ पर सब लोग क्या करते थे, अपनी सेना लेकर चले जाते थे, पूरी ग्रुप में जाते थे कहीं भी, इधर से उधर। विलेज के जो लोग होते थे वो पूरे तरीके से मार्केट में एक्टिव होते थे। गांव के जो लोग होते हैं वो मार्केट में एक्टिव रहते हैं, ख़ास तौर से हमारे किसान, जो कि आपके टोबैको, डाइज, आपका स्पाइसेस और कह सकते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारी मिलती है। एक्टिव में किसान के अलावा, पीजेंट के अलावा, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ किसान का ही रोल है, पीजेंट के अलावा हमें सोसाइटी में कारपेंटर, आयरन स्मिथ, वीवर, ऑयल प्रेसर, है ना, हर्डर, हंटर, सब मिलेंगे आपको। मार्केट में देखो, बाज़ार का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको हर एक तरीके की वैरायटीज़ मिलती हैं, है ना, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो आपका कोई मेटल हो, चाहे वो लकड़ियाँ हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ पर हमें इसमें अर्बन है, शहरों में देखने को मिलता है। शहर भी अच्छा खासा ग्रुप आपको मिलता है कि लोग यहाँ करते हैं। जैसे कि आपने एक चीज़ देखा है, गाँव से ही शहरों में जो सामान है वो एक्स आता है ना, तभी तो, क्योंकि किसान खेती गांव में करते हैं और सारी चीज़ें जो है फिर वो हमारे शहर में आती है, तब जाकर यहाँ पर ये चीज़ें बिकती हैं। वो भी थोड़ा ऑब्वियस है, क्या कह सकते हैं, हाई प्राइस पे बेचा जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ओरिजिनल होती है, मतलब जहाँ पर बनी होती है वहाँ पर तो सस्ती होती है, बट अगर वो कहीं पर एक्सपोर्ट हुई तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। मुगल एम्पायर के टाइम पर हम कमर्शलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो इनका, मुगल्स का जो कमर्शियल सेंटर हुआ करता था पहले काबुल में हुआ करता था, बाद में इसको शिफ्ट करके ढाका में कर दिया गया। मुगल्स के कॉइनेज सिस्टम आप देखो, मिलिट्री सिस्टम देखो, टैक्सेशन सिस्टम देखो, सब कुछ है, ये सब कुछ हमारे इसी से कनेक्ट है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताना है, ठीक। चलो, कमर्शलाइजेशन में शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि अगर आएगा तो आपको ये सारी बातें करनी है। नेक्स्ट आपका चैप्टर क्वेश्चन ऑफ एग्रेरियन ग्रोथ एंड स्टैग्नेशन पर है। तो यहाँ से ज़्यादातर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन है, डिबेट ओवर एग्रीकल्चर स्टैटिक्स इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इस वाले चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर में देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि ये चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा या आप, ठीक है, बट अगर आया तो क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, अगर हम यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में बात करें तो ये हमारा टाइम पीरियड है 1850 से लेकर के आपका 1947 तक का। ये यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका रेट के बढ़ने के बारे में, मतलब हमारे अग्रेरियन जो यानी कृषि है, जो खेती है, उसकी ग्रोथ के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे बहुत से स्टोरियंस हैं, बहुत से स्कॉलर्स हैं, सब ने अपने अपने काम करे। ब्रिटिश के इंडिया के टाइम पर प्रोडक्शन कैसा था वो सारी बातें उन्होंने बताई। बहुत सारी बुक्स भी उन लोगों ने पब्लिश की थी, किसने, इतिहासकारों ने। और हमारे इंडिया में जो भी क्रॉप प्रोडक्शन का ट्रेंड चलता था वो सारी बातें उन लोगों ने यहाँ पर मेंशन करी है, ठीक है। और पूरा यहाँ पर पूरे साल भर का कितनी ग्रोथ हुई और कितना नहीं हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो सारी बातें इन लोगों ने यहाँ पर बताई हैं, इन्होंने, इतिहासकारों ने। उस टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो पूरा जो होल हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ग्रोथ है और कौन से जो फसलें हैं, सबका एक्सपेंशन कहाँ तक हुआ, वो सब कुछ हमें यहाँ पर इस चैप्टर में देखना है और इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। तो आपका ओवरऑल कि कितना पर एनम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, आउटपुट कितना ग्रोथ होता है, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में लिखना है। ज़्यादातर तो नहीं आया ही, बट नया सिलेबस है, बट अगर आप ये करने वाले हो अटैम्प्ट तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तो ये आपको करना है, ठीक। चलो अब आते हैं, चलो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि ब्लॉक 3 तक तो पुराना सिलेबस है, ये आपका नया सिलेबस है। नए सिलेबस के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी, तो आपको इसमें क्या लिखना है वो समझ लो जल्दी से, सिर्फ समझ लो, कर तो आप लोग एग्ज़ाम में खुद भी लोगे, राइट।
लेकिन उससे पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाओ ताकि उनकी हेल्प हो सके कल के एग्जाम के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहे। ऐसा किसी लिए 1 मिनट का टाइम मैं आप सभी के साथ लूँगी, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे फिर हम कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। याद रखना, जितने भी स्टूडेंट अभी जून में एग्जाम देने वाले 2024 में, आप में से कई ऐसे हैं जिनके पास बुक भी अभी तक नहीं आई है, तो उन्हें कुछ नहीं पता कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो देखो, आपको कंपलसरी नहीं है कि जून में ही आपको ये एग्ज़ाम देना है। अगर आपको लगता है कि MHI 107 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको नहीं हुई है, तो आपने चाहे एग्ज़ाम फॉर्म ही फिल क्यों ना करो, आप लोग एग्ज़ाम को स्किप कर सकते हो, दिसंबर में दे देना। क्योंकि यहाँ पर अगर एक बार बैक आ गई फिर आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा, या फिर आपके कम मार्क्स आए तो भी आपको री एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप एग्ज़ाम दो ही मत, उससे आपके रिजल्ट में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, चॉइस आपकी है। तो दिसंबर में भी एग्ज़ाम, क्योंकि देखो जहाँ तक मुझे अभी इतना पता है, मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ जानती हूँ मैं, तो जैसे कि आपको पता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट अभी भी MHI 107 का एग्ज़ाम जून में नहीं दे करके दिसंबर में दे रहे हैं। पहला रीज़न तो यही है कि उन किसी को भी बुक प्रोवाइड नहीं हुई, खासतौर से हिंदी मीडियम वालों को। और जब इंग्लिश बुक प्रोवाइड नहीं हुई तो सिलेबस में भी, क्योंकि यहाँ पर 2 ऐसे ब्लॉक है जो नए ऐड हुए। ठीक है, और दूसरी चीज़, तो जब हमारे पास बुक नहीं है तो नोट्स भी प्रोवाइड नहीं हो पा रहे। ठीक है, नोट्स नहीं है तो कहीं से क्लासेस भी नहीं। देखो, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ने मुझसे पेड क्लासेस लिया है उन्हें तो कोई इशू नहीं, क्योंकि हमने उसमें सारे चैप्टर को डिस्कस करा है, इतना वहाँ पर सब है। अभी भी रोज अभी एग्ज़ाम में ही इन 2 दिनों में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लासेस भी अटेंड करे, रिकॉर्डेड क्लासेस को ख़रीदा है, लिया भी है, ताकि वो क्लासेस लेकर ही एग्ज़ाम दे पाए, वो उनकी चॉइस। ठीक है, बट यहाँ पर आप में से कई ऐसे हो जिन्होंने नहीं ले सकते। तो अगर या तो एग्ज़ाम कल दे रहे हो तो प्रेशर में मत देना, सब कुछ पढ़ने से अच्छा कुछ चीज़ें पढ़ो और बाकी चीज़ों को समझ कर जाओ। ठीक है, असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, खास तौर से जो नए नए टॉपिक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ आने के चांसेस है, मैक्सिमम आता है। ठीक है, कॉलोनियल इकोनॉमी, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा चैप्टर है। करेंसी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, मैं आपको कुछ टॉपिक बता देती हूँ, लाइक मेरी तरफ से, मैं ये नहीं कहूँगी यही आएगा, बट यस ये आने के चांसेस पूरे पूरे। लाइक एक तो आपको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूर करना चाहिए सबको। ठीक है, और दूसरा मैंने 18th सेंचुरी आपको बता दिया। फर्स्ट का जो चैप्टर है ना, फर्स्ट और सेकंड भी करना है, 18th सेंचुरी 2 टॉपिक बता दिए। तीसरा यहाँ से, चौथा आपको करना है ग्लोबलाइजेशन, आपका ये लास्ट चैप्टर है। और उसके लास्ट वाला ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन, इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक है 3rd 5 ईयर प्लान। अगर आपने 107 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखी होगी, सारे टॉपिक मैंने बताए, इन्हें कर लेना। जिसको 60% तक कवर करना है, तो ये जितने टॉपिक लिखे इन्हें भी कर लोगे तो काम बन जाएगा। एक है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ड्रेन ऑफ वेल्थ भी अच्छा है, 10 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, ये सब अगर सब कुछ नहीं पढ़ना, इतना भी कर लोगे तो भी 60% कवर कर लोगे, जो भी स्टूडेंट कल एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, बाकी ऐसा ना हो कि अगर बाय चांस किसी के कम मार्क्स आते हैं या फिर बैक आती है, तो कोई भी तब भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर में दोबारा एग्ज़ाम आप सभी दे सकते हो। उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, वो सब अपडेट आपको आने वाले दिनों में मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर आप सभी से यही सजेस्ट करूँगी, अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपके पास कुछ ही टाइम है, मतलब समझो 24 घंटे तो नहीं बचे हैं, ऑब्वियस ही बात है, 20 घंटे ही ले लो, उतना समय आपके पास बचा है। तो 20 आवर्स में सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो लिमिटेड चीज़ें पढ़ो। जो ये टॉपिक मैंने आपको बताया इनको तो अच्छे से याद करके जाओ, पढ़ कर जाओ, बाकी को सिर्फ सुन लो कि अगर ये टॉपिक आए तो क्या क्या लिख सकते हैं, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। डन। चलो, मर्चेंट वाला जो अभी टॉपिक पढ़ाया सेकेंड ब्लॉक से, वो भी अच्छा चैप्टर है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो चलो मैंने आपको एक ओवरव्यू के लिए बता दिया, पढ़ना है तो क्या पढ़ोगे। अब देखो, करेंसी की बातें सुन लो। मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर करेंसी के बारे में आपको बताना है। कॉलोनियल पीरियड में जब हमारी करेंसी की बात आती है, उसके बारे में हमें इसमें मेंशन करना है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपको पता है पेपर, वैसे तो कॉमन बात है कि पेपर का इन्वेंशन सबको पता है, चाइना ने किया था सबसे पहले, चीन ने, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके पेपर करेंसी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था 19th सेंचुरी में।
इसलिए ताकि ट्रेड हो सके, अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट हो, क्योंकि अब बाटर सिस्टम नहीं चलता, अब चलेगी करेंसी। ठीक है। ब्रिटिशर्स के रूल करने से पहले हमारे भारत में, जब ब्रिटिशर रूल करने से पहले क्या था, यहाँ पर गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ये सब सर्कुलेट होते थे। हमने दिल्ली सल्तनत में देखा, मुगल्स में देखा, क्या चलते थे आपके टंका, है ना, दाम, ये सही कॉइन्स आपने सुने। लेकिन अब क्या है, जब ब्रिटिशर्स आए तो अब हमारा एक सिल्वर स्टैंडर्ड कॉइन, इंडियन रुपीस कह सकते हो, मतलब अब ये हमारा एक बिकमिंग करेंसी, प्राइमरी करेंसी बन चुकी है। ठीक है। तो ये अब क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, भारत के साथ ट्रेड करने के लिए इस करेंसी का यूज़ करना ये लोग शुरू करें, और यहाँ पर अभी उनका कंट्रोल पूरा इसी पे है। अब यहाँ पर जो पूरी इकोनॉमिक है वो हमारी करेंसी पर चलेगी। ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ देखो, जब आपके इसमें तो ये तो बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, दादा भाई नौरोजी ने आपका ये सिद्धांत दिया था। ये एक नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी हैं, जहाँ पर इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया की इकोनॉमी को ड्रेन यानी खाली कर दिया है। ठीक है। इस और दादा भाई नौरोजी से और भी इतिहासकार बहुत ज़्यादा आपके प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे। उन लोगों भी ने कहा कि, और दादा भाई नौरोजी ने आपकी बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम आप सभी को याद होगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक इन्होंने लिखी थी। ठीक है। कब लिखी थी, आपके 1901 में। तो दादा भाई नौरोजी का आर्ग्यूमेंट यही था कि ब्रिटिश की कॉलोनियल पॉलिसी ने हमारे भारत को पूरे तरीके से खाली करके रख दिया है, लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में, ट्रेड इम्बैलेंस हो चुका है, ये सारी चीज़ों की अकॉर्डिंगली लैंड रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जो आपका लागू किया था, लाइक जो परमानेंट रैयतवाड़ी महलवाड़ी सिस्टम, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है ना रेवेन्यू पे। आपको पता है ब्रिटिशर्स कितने हाई टैक्सेस लेते थे। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताया, इंडिया की मार्केट का यूज़ हो रहा है, इंडिया के लेबर का यूज़ हो रहा है, इंडिया की लैंड यूज़ हो रही है, इंडिया की इंडस्ट्री, सब कुछ इंडिया में ही हो रहा है। सिर्फ बन सब कुछ भारत में रहा है, लेकिन जहाँ भारत से बाहर रहा है वो भी सबसे अच्छे रेट पर, यहाँ पर तो कम ही है। तो ओवरऑल हमारे इंडिया में जो लेबर्स हैं, सबका एक्सप्लॉयटेशन आपको देखने को मिलता है। तो इंडियन की इकोनॉमी पे ड्रेन ऑफ वेल्थ आने से क्या होता है, पॉवर्टी, गरीबी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। इंडस्ट्री खुला, लोगों को काम से निकाला जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आएगा। ये कारण है आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ का। जब पैसे ही नहीं हाथ में रहेंगे, जब बॉस के पास खुद पैसे नहीं होंगे, जैसे अभी आपने कोविड के टाइम पर देखा, तो वो लेबर को क्या देगा, तो जॉब से बाहर निकलेंगे सब, आएगा नहीं बेरोजगारी, गरीबी भी आएगी, तो ये लोग घर बेघर होंगे। तो ये सारे कारण थे ड्रेन ऑफ वेल्थ के। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कॉलोनियल इकोनॉमी एंड इम्पैक्ट। तो ये तो आपके ऑलरेडी असाइनमेंट में ड्रेन ऑफ वेल्थ का क्वेश्चन आ रखा है, असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जिन्होंने नहीं करा। चलो आगे देखो, कॉलोनियल इकोनॉमी और उसके इम्पैक्ट। देखो कॉलोनियल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कॉलोनियल की यहाँ पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम आप बता सकते हो, उसमें भी सेम। ठीक है। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन बता सकते हो कि किस तरीके से ब्रिटिश की पॉलिसी का पूरा कैश क्रॉप्स यहाँ पर उगाए जाते थे, कॉटन, इंडिगो, अफीम, इस तरीके की चीज़ें। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बता सकते हो, हमारे भारत की जो इंडियन की इंडस्ट्री है, पर्टिकुलरली हमारी जो टेक्सटाइल की थी, वो सफ़र कर रही थी, है ना। क्यों, क्योंकि वो ब्रिटिश के अंडर में थी ना, उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली सारी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था। दूसरी चीज़ नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो मोनोपोली कंपनी थी, पूरा तरीके से सारे जगह पर कंट्रोल इसी का हमें देखने को मिलता है। इंडिया में आप देखोगे एक ऐसा हमारा ये देश था जो कि रॉ मटेरियल को सप्लाई करता था। ठीक है। अगर आप लोगों ने एक चीज़, मैंने आपको दादनी सिस्टम पढ़ाया था MHI 1 में, या फिर जिसे आप पुटिंग आउट सिस्टम के नाम से भी जानते हो, याद है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो दादनी सिस्टम, पुटिंग आउट सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर जो वीवर्स को एडवांस में हम पे कर देते थे ब्रिटिशर्स, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि ब्रिटिश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाइक आपके रेलवे हुआ, टेलीग्राफ हुआ, पोर्ट हुआ, इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था, ताकि ये हमारे भारत को एक अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेशन दे सके, है ना। लेकिन उसकी वजह से देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया का पूरी तरीके से शोषण ही किया, एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने इंडिया को बहुत कुछ दिया भी है, नो डाउट। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंडियन की जो इकोनॉमी है वो इनबैलेंस हुई थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ इन्होंने खाली करी इनके वजह से हुआ।
ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपना फ़ायदा देख रही थी, उसमें इंडिया का क्या नुकसान हो रहा है, इंडिया की क्या चीज़ों का नुकसान हो रहा है, या फिर वो इंडिया के लोगों का जो शोषण कर रहे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ ये है कि चाहे वो अफ़ीम हो, जैसे आप सभी को पता है अफ़ीम भी इतना अच्छा खासा चलता है ना, आज भी चलता है। पहले क्या था कि इसका डायरेक्टली ट्रेड होता था चाइना के साथ भी, अगर आप सभी देखोगे तो। लेकिन जब चाइना को नज़र आया कि ये चीज़ सही नहीं है, हेल्थ में किसी भी इंसान के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो इन्होंने बंद करवा दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन जब हमें ये नज़र आ रहा है कि अरे यार हमें तो इसमें फ़ायदा है, आप सभी को पता है कि ना अफ़ीम ये सारी चीज़ों में लोगों को इसमें प्रॉफिट बहुत होता है। अब इसके बाद लोगों को किसी की हेल्थ से थोड़े कुछ मतलब है, तो ये क्या होता है फिर, क्या होता है, गलत तरीके से मार्केट में आता है। आज भी आप ये चीज़ देखोगे तो मार्केट में अभी भी हो रही है चीज़ें, बट गलत तरीके से आ रही है, सामने से नहीं हो रही, क्योंकि परमिशन नहीं है। लेकिन ये अभी भी हो रही है, क्योंकि लोगों को सिर्फ अपने फ़ायदों से मतलब होता है, ये नहीं कि उससे सामने वाले को नुकसान क्या होगा। सेम एज इट इज़ यूरोपियन को भी इससे कोई मतलब नहीं, वो अफीम का ट्रेड करेंगे ही, उन्हें वो चाहिए ही, और वो फोर्सफुली सामने वाले से भी कराएंगे। और इसी तरीके से आपका इंडिगो की खेती भी थी, नील की खेती भी, नील की खेती से भी किसानों का कितना नुकसान होता था, इससे उससे कोई मतलब नहीं। बट यूरोपियन को क्या है कि हमें तो पैसा मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, रख लो। समझ रहे हो, ये सब कुछ आपको बताना है। इससे हमारी सोसाइटी पर भी असर पड़ेगा। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, उस समय ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे, बहुत तेज़ी से यहाँ पर ये लोग बढ़े। इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी आप देखोगे, है ना। हमारे यहाँ पर बहुत सारे नए नए क्लासेस भी आए, है ना। और फिर आप देखोगे कि इससे हमारे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। हमारे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आते तो आपको पता है वेस्टर्न एजुकेशन आती है, और बहुत अच्छी थी। आप सभी को एक बात पता, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे इंडिया में, भारत में एजुकेशन सिस्टम कौन लाए थे, जिनकी देन थी, मैकलॉय, लॉर्ड मैकलॉय, सबको पता है। जिन्हें नहीं पता तो याद रखना, आज इंडिया में एजुकेशन सिस्टम लाने वाले वही इंसान हैं, उन्हीं की देन है जो आज हमारे भारत में एजुकेशन सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो ब्रिटिशर जब भारत में रूल कर रहे थे तो उस टाइम पर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनका मेन फोकस इनकी जो लैंग्वेज थी इंग्लिश, उस पर चलती थी। मतलब ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे कोई एजुकेशन में या किसी भी कम्युनिकेशन में, हर जगह इंग्लिश में इन्होंने मेन लैंग्वेज बनवा दी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर चली। नेक्स्ट चैप्टर है फेमाइन और एपिडेमिक। देखो फेमाइन्स और एपिडेमिक बहुत आसान चैप्टर है, ये एक ऐसे टॉपिक है आप बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, फेमाइन आएगा, एपिडेमिक आएगा, ये कुछ ट्रेजेडी अगर हो जाएगी कॉलोनियल के पीरियड में तो उसका क्या असर पड़ेगा, तो आपको पता है कोई भी चीज़ सोसाइटी में तो उसका इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ सब पर पड़ता है। फेमाइन में कोई भारत के में जब कोई यानी सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, क्रॉप फेल हो जाता है, तो ये सब मानसून, ये सब जब कब होता है, जब मानसून इरेगुलर हो जाता है, तो है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा कि लोग जो है वो टैक्स नहीं पे कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना लोग, और क्या होगा, खाने की कमी हो जाएगी, फूड शॉर्टेज, ये सब आप बता सकते हो। एपिडेमिक आएगा तो क्या होगा, ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स रहता था जब फेमाइन आया, तो ब्रिटिश यहाँ पर क्या होती है कि रिलीफ देती है बट उतना नहीं देती, मतलब टैक्स जो है वो, क्योंकि देखो आपको भी पता है कॉलोनियल के समय पर, मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर हमारे किसानों ने और भी लोगों ने बहुत रिवोल्ट या प्रोटेस्ट किए थे। क्यों, ताकि टैक्सेस उस समय हटा दो जिस समय सारी प्रॉब्लम को फेस ऑफ करना पड़ रहा है, हम इस समय टैक्सेस कैसे पे कर पाएंगे, सही बात है। तो जब ये प्रोटेस्ट, रिवॉल्ट, इतनी कुछ चीज़ें होती थी तब जाकर तो ये इनकी चीज़ें माफ़ी होती थी। जैसे आप सभी ने चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक सब पढ़ा है, ये सब आप देख सकते हो। एपिडेमिक लाइक आपके प्लेग हुआ, क्लोरा, मलेरिया, उस टाइम पर ये सारी बीमारियां फैलती हैं, तो उससे क्या होगा, कितना बेकार चीज़, यानी क्योंकि ये देखो, एक तो ये सारी चीज़ें हुई, एपिडेमिक होने के बाद क्या होता है कि उस टाइम पर हेल्थ केयर सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब नियर अबाउट हॉस्पिटल भी नहीं होते थे, हाइजीन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। तो शहर तो था लेकिन, और शहर है लेकिन पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा डेंस आप देखोगे। लेकिन अब क्या हो गया कि ये इस एपिडेमिक की वजह से अब आप देखोगे हमारे इंडिया में मोरालिटी रेट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये आपको बताना है किस वजह से, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से।
और जब एपिडेमिक आएगा तो आपके पॉपुलेशन जनसंख्या पर भी उसका इम्पैक्ट असर पड़ेगा। तो ये तो आप वैसे भी लिख सकते हो, इसमें तो बताने वाली कोई बात नहीं थी। तो ये कुछ इजी टॉपिक है, ये आप लोग खुद से भी बनाकर लिख सकते हो, मार्क्स में बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे देखो, नेक्स्ट ब्लॉक पे आते हैं। ये दोनों भी पुराने सिलेबस में, ब्लॉक 4 नया सिलेबस था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया आएगा तो क्या क्या कर सकते हो। फॉरेस्ट और ट्राइबल सोसाइटी, देखो ट्राइबल से इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब वो क्या आएगा ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से ज़रूर एक आएगा, या तो फॉरेस्ट ट्राइबल सोसाइटी या ट्राइबल सोसाइटी और इकोनॉमियल। आज तक इन 5 सालों में प्रीवियस ईयर में ये 5 तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। प्री इकोनॉमियल की ट्राइबल इकोनॉमी, अर्ली इकोनॉमियल फॉरेस्ट पॉलिसी, आपकी कस्टमरी, देखो ये वाला ज़्यादातर आता था, कस्टमरी राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, और इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब इन दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आपको आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखो फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, MHI 106 में भी हमने किया था, वही सारी बातें आपको बतानी है कि यहाँ पर आपके उस टाइम पर, जैसे रामचंद्र गुहा ने आपकी एक बुक पब्लिश की थी उस टाइम पर, ठीक है, किसका नाम याद रखना है, रामचंद्र गुहा, इन्होंने बुक पब्लिश की थी उस टाइम पर। इनकी बुक का नाम था इकोलॉजिकल चेंज एंड पीस एंड रेजिस्टेंस इन द हिमालय। इन्होंने अपने इस बुक में बताया कि हमारे फॉरेस्ट और आपके स्टेट यानी राज्य का कैसा रिश्ता हुआ करता था, और जो भी जैसा भी रिश्ता था वो ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए ना इंडिया में पूरा बदल के रख दिया। क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो अब पूरे तरीके से जो नज़र थी वो किसके सोर्स पर थी, टिम्बर पे। सभी ने देखा सुना पढ़ा है, तो यहाँ पर उनकी नज़र किस पे है, टिम्बर, आपको पता है। और यहाँ पर अब याद होगा MHI 106 में भी हमने किया था कि यहाँ पर इन लोगों ने आपकी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, यानी मैंने आपको बताया था कि इन लोगों ने एक्ट लगा दिया था कि अब इस जंगल में ब्रिटिशर्स के अलावा और कोई नहीं जा सकता, क्योंकि इन लोगों को रेलवे बनवाना था, और रेलवे के लिए इन्हें टिम्बर, आपका जो साल ट्री होता है, इस तरीके के पेड़ों की लकड़ियों की ज़रूरत थी। तो इनको ये था कि अगर जंगल में जो ट्राइबल के ग्रुप रहते हैं, अगर ये लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से डेली यूज़ में इसका यूज़ करते रहेंगे तो हमें ये चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, इन सबको, ट्राइबल्स को, जो लोग हैं इनको वहाँ से बाहर कर दिया था, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी जो है आपके उस समय जंगलों में रहती थी, और जंगल में आपको पता है फॉरेस्ट हमें फूड, फोडर, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें, शेल्टर, टूल्स सब प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जो हमारे ट्राइबल्स के जो हंटिंग गैदरिंग की कम्युनिटीज़ हैं, ये लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी, जैसे ट्राइब्स के नाम आपने सुने होंगे ना, जैसे आपके संथाल हुए, गोंड्स हुए, ये सब सुने, भिल्स हुए, ये सारे लोग जंगलों में रहते थे उस समय पर। जितने भी लोग आज भी आपने देखोगे बहुत सारी ट्राइब्स समुद्र ये सारे होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको बताना है, ठीक। और ट्राइबल सोसाइटी और इसकी कॉलोनियल इकोनॉमी की बात करूँ तो देखो ट्राइबल सोसाइटी की, अब देखो ट्राइबल्स मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपके फॉरेस्ट रिसोर्स के भरोसे ही जीती है। अब उन्हें जंगल से ही भगा दिया, अब उनके घर से ही उसे निकाल दिया, खाने को कैसे मिलेगा, कैसे रहेंगे, क्या होगा, कितनी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो आप। तो अभी तक क्या था, देखो एक होता है कि अगर ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट लगाया होता तो एक होता है कि चलो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। जो काम पहले ये ट्राइबल्स के लोग कर रहे थे, यानी जो सांथाल, भिल्स, गोंड्स, ये सारे, अब वो ब्रिटिशर्स करेंगे। ओवरऑल डिफॉरेस्टेशन तो ख़त्म हो ही नहीं रहा। अच्छे मात्रा में, लार्ज स्केल पर, बड़ी मात्रा में कह सकते हो, हमें यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो प्रोजेक्ट है, ये सारे के सारे हमारे जंगलों को ख़त्म करने में लगे, क्योंकि सब पेड़ काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन और अच्छा बढ़ेगा, समझ रहे हो। आज प्रेजेंट में भी देखो डिफॉरेस्टेशन कितने ज़्यादा बढ़ने में, क्यों, सबको घर बनाना है, इंडस्ट्री बनानी है, फैक्ट्री बनानी है, तो कोई किसी को ये मतलब नहीं, बस जगह कट। क्योंकि देखो पहले आप सभी को पता है, आज जितनी ज़्यादा हमें अपने जगह पे, ज़मीनों पर घर देखने को मिलते हैं, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, जो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन या पॉल्यूटेड जो किया लोगों ने ही करा है।
अदरवाइज पहले इस जगह पर जंगल हुआ करता था, फॉरेस्ट, है ना, ग्रीनरी। आज क्यों कहते हैं पेड़ लगाओ, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं। ये रहा ब्लॉक 6 में एक ही चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, कर के जा सकते हो। डेमोग्राफी है, जनसंख्या के बारे में, बहुत आसान चैप्टर है, जल्दी से समझ लो। ब्रिटिशर्स के समय पर, जब ब्रिटिशर्स 18th सेंचुरी से लेकर के 19th 1447 हमारे देश के आज़ाद होने तक, हमारे देश का जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, उसमें क्या बदलाव आता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन उस टाइम पर अच्छी खासी बढ़ती है 18 से 19 सेंचुरी तक, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिश ने बहुत सारी मेडिसिन की फैसिलिटी, वैक्सीन हुआ, अच्छा खासा सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें करी थी, जिससे जो डेथ रेट है वो थोड़ा कम हो गया था, है ना। बट और उस समय क्या हुआ कि बहुत पॉपुलेशन भी तेज़ी से बढ़ी, एक तो बाय बर्थ होता है और दूसरा आपको पता है कि बाहर से जब लोग आते हैं तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई, बट यहाँ पर क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ी तो कम भी तो हो जाती है, किससे, एपिडेमिक और फेमाइन से। तो जब कॉलोनियल के पीरियड में 1943 में आप देखोगे, सबसे पहले अगर याद होगा बंगाल में फेमाइन आया था 43 में। तो उस टाइम पर हमारे जो प्लेग, क्लोरा, इस तरीके की बीमारियां फैलने लगी, तो वापस से पॉपुलेशन नीचे, मतलब पॉपुलेशन एक टाइम पर अच्छी चलेगी और फिर कुछ टाइम पर कुछ किसी कारण के वजह से पॉपुलेशन डाउन हो जाती है, ये बातें आपको बतानी है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पूरे हमारे भारत के पार्टीशन तक 1947 तक हम क्या देखते हैं, हमारे भारत की जनसंख्या में बदलाव आता है, बहुत अच्छा खासा आता है। लार्ज स्केल माइग्रेशन, देखो माइग्रेशन मतलब लोग जो एक जगह से दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ मिलती है देखने को। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि पॉपुलेशन डाउन भी होती है, क्यों ही, वो भी मैंने आपको बताया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक है, देखो ये अच्छा चैप्टर है, एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, और जनसंख्या ऐसा टॉपिक पे कोई ना लिख पाए तो कैसे बात बनेगी। देखो ये तो छोड़ना मत, ब्लॉक 7 से 40 to 50 ले लो, चलो 40 कह लेती हूँ मैं, 50 भी हो सकता है, बहुत अच्छा ब्लॉक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटल क्लास और ये स्मॉल स्केल, पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, पक्का 40 मार्क्स का है ये, अच्छे से पढ़ कर जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट का तो यही मैसेज आया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आखिरकार होता क्या है, सही बात है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का उल्टा होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सभी कह रहे हैं कि मैम क्या मजाक कर रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब अगर आपको पता है, जल्दी से एक बार सभी कमेंट करके बताओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। कल सभी का एग्जाम है ना, देखते कितने को ये बात पता है, क्योंकि तभी कल का एग्जाम कर पाओगे। जितने भी कल भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो दिसंबर में देंगे, तब भी ये मैराथन आपके लिए काम आने वाली है। और दिसंबर में और डिटेल में हम करेंगे, क्योंकि तब तक हमारे पास बहुत सोर्सेज होंगे। अभी तो नहीं हो पाया, बट यस दिसंबर तक बहुत हो जाएगा। लेकिन अभी बताओ, हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या फ़र्क है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारे कॉलोनियल इंडिया में डिबेट होती है, ठीक, हमारे इतिहासकार इसमें डिस्कशन करते हैं, हमारे इंडियन की इंडस्ट्री को लेकर के, और हमारे भारत का इंडस्ट्री हो या हैंडीक्राफ्ट हो, ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में रूल कर रहे थे तो कैसा था, वो सारी बातें बताई जाएंगी, ठीक। यहाँ पर अब उसमें हर कोई हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपका जो इसकी शुरुआत 19th सेंचुरी में होता है, जैसे कि आपको सभी को पता है 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट का उदय होता है। तो वो इसी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिबेट की वजह से ही होता है, ठीक है। जब कॉलोनियल ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कंट्रोल, हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडिया को सबसे पहले इन्होंने ब्लेम किया, किस पे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमारे राष्ट्रवादी यानी जितने भी हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे, उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ब्लेम किया कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इसी को खाली करा है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि हमारे जो वीवर्स हैं, स्पिनर्स हैं, यानी जो स्पिनिंग का काम करते हैं, दादा भाई नौरोजी से लेकर के बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, हर एक नेशनलिस्ट लीडर का यही है कि यहाँ पर जब से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग का काम स्टार्ट करा है, हमारे देश की इकोनॉमी तो बर्बाद है। ये तो हुआ तब,
और इसी टाइम पर मैंने आपको क्या बताया, हमारे भारत में फेमाइन भी आ गया। बस फिर तो आपने देखा सोने पे सुहागा होता है। मतलब कभी आपने लाइफ में एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई तो दूसरी तीसरी चौथी आती ही रहती है। तो सेम एज इट इज़ इस टाइम पर हुआ हमारे देश के साथ। फेमाइन भी हमारे 19th सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है, और उस टाइम पर भी ब्रिटिशर्स हमारे देश पे अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ही तो सुधारने के लिए आपने चार्टर एक्ट पढ़े। चार्टर एक्ट आया था आपका 1813 का, ये सारी बातें। फिर हमारा इसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिबेट है ना, 1968 का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये आपको याद रखना है। इसमें आपको एक तो नाम याद रखना है, थॉर्नर के व्यू। थॉर्नर ने यहाँ पे ना, फिर थॉर्नर ने क्या बताया, आपकी जनगणना की थी, सेंसस, पता है ना आपको, हर 10 सालों में होती है। सेंसस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एक बताया, मैन्युफैक्चर और आपका ट्रेड। एक तो इस बेस पर जनगणना की जाती थी, दूसरा एग्रीकल्चर पे कितने लोग काम करते हैं, मतलब कितने लोग आपकी इंडस्ट्री में काम करते हैं, कितने लोग खेती में काम करते हैं, जो कि लेबर है। आपको एक पर्सन का नाम याद रखना है जो कि है आरसी दत्त। ठीक है, आरसी दत्त का नाम भी याद रखना है। तो आरसी दत्त ने सबने मिलकर आपका पूरा एक डाटा कलेक्ट करा और ये देखा कि आखिरकार सेंसस के अकॉर्डिंगली कितने लोग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में और कितने लोग आपके एग्रीकल्चर या जर्नल लेबर का काम करते हैं। ठीक है, 1968 में डिबेट चलती है। फिर आपको नाम याद रखना है, मॉरिस डेविड। देखो क्वेश्चन आता है इन्हीं लोगों के नाम से आएगा, या तो थॉर्नर दे देंगे या मॉरिस डेविड दे देंगे। एग्जाम में आ जाता है 1968 डिबेट ऑन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तब आपको मॉरिस डेविड का नाम याद रखना है। मॉरिस डेविड ने भी हमारे राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट की राइटिंग को क्रिटिसाइज किया था। वो इस बात को नहीं मानते थे, मतलब ये इस बात को नहीं मानते थे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया की इकोनॉमी को ख़राब करा है। भाई सबके अपने व्यूज़ हैं, ये बात आप लोग भी जानते हो, है ना। ऐसे इनके भी अपने व्यूज़ थे, ये चीज़ आपको बतानी है यहाँ पे। और ये डैनियल थॉर्नर, ये दो नाम याद रखना। यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि ये वो टाइम था जब हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट जो है, जो आपका रोजगार है, वो डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, जब इन लोगों ने जो सेंसस जनगणना की थी ना 1881 से 1931, इस तक के बीच के जितने भी सेंसस हुए ना, सबको मिलाकर के क्या समझ आया, बेरोजगारी, पूरे तरीके से बेरोजगारी यहाँ पर आपके थॉर्नर का व्यूज़ था, ये मानना था। ये चीज़ इन्होंने बताई। इन लोगों ने मेल और फीमेल सबका डाटा सेपरेटली निकाला था। तो मॉरिस डेविड जो है, मैंने आपको क्या बताया, नेशनलिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं और वो नहीं मानते कि इंडस्ट्री के खुलने से या ब्रिटिशर्स के रूल करने से, उनका कंट्रोल होने से इंडिया की इकोनॉमी पर उसका कोई भी असर पड़ा है। ये सब कुछ आपको इसमें बताना है। ठीक है, अब आ जाओ उसका उल्टा, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले चलो मैं आपको ये लास्ट वाला चैप्टर बताती हूँ, क्राफ्ट इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल। ये अच्छा चैप्टर आ सकता है। इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, ये हमारी इमर्ज हुई थी बहुत उस टाइम पर। अगर मैं हमारे इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में, यानी जो हमारे भारत के इतिहासकार हैं, उन्होंने हिस्ट्री राइटिंग इसमें मेंशन करी और उन्होंने बताया जब यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड आता है, उसी टाइम पर हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, मतलब इसका रोल आपको मिलेगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है, एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है, दूसरा लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है। दो तरीके का हम देखते हैं ना। तो उस टाइम पर क्या होता था, ये लोग आपके मशीनों का यूज़ करते थे कि भाई ठीक है इंडस्ट्री खोली है तो ऑब्वियस है मशीन तो है ही। आपके स्टीम इंजन का यूज़ किया जाता था, स्टीम टेक्नोलॉजी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन उसी टाइम पर आपका एक फैक्ट्री एक्ट भी आया था। फैक्ट्री एक्ट याद रखना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और ये फैक्ट्री एक्ट में क्या मतलब है वो समझो। फैक्ट्री एक्ट हमारे बहुत सारे आए थे। इसमें क्या था, यहाँ पर आपके मेल, फीमेल और बच्चे यानी चिल्ड्रन, इन सभी के लिए एज लिमिट डिसाइड की गई। कौन कितने आवर्स काम करेगा वो डिसाइड किया गया। तो और ये हर बार एक्ट, जितनी बार एक्ट आया, हर बार एक्ट के थ्रू इनके ये एज और कितने घंटे काम करेंगे ये सब बदलता गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रोविंस, बंगाल और बिहार, ये दो मेन प्रोविंसेस जहाँ पर आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़ी मात्रा में
इंडस्ट्री देखने को मिलती थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यूनाइटेड प्रोविंस हुआ, पंजाब हुआ, मद्रास हुआ, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी और ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सब कुछ इस चैप्टर में बताना है कि कौन कितने उम्र तक, किस एज तक, कितने घंटे तक, मेल हो चाहे फीमेल हो, कितना कर सकते हो, ये आपको बताना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जब हमारा ये टाइम आया तो कितने लोग रोजगार हुए, एम्प्लॉयमेंट हुए। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कंपैरिजन में स्मॉल स्केल में हमें कितने मिलते हैं, ये आपको बताना है। जैसे 15% बोला जाता है, 15% हमें 1900 का जब टाइम पीरियड था तो 15% मिलते हैं देखने को। कितने? 15%। और हम देश आज़ाद होने तक कितने हो गए? 40% शेयर इंक्रीज हुआ था इंडस्ट्री के टाइम पर। ठीक है, ये सब कुछ आपको बताना है क्राफ्ट इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर। तो ये टाइम था हमारा लेट 18th सेंचुरी का, जब हमारे सोसाइटी में इंडस्ट्री में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था। मैंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का 19th सेंचुरी का टाइम बताया। आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो मेन इंडस्ट्री थी, दो थी, मतलब आपको मिलेंगी देखने को। एक था आपका कॉटन और सिल्क वीविंग। एक तो इसका इंडस्ट्री हमें उस टाइम पर देखने को मिलता है, इसकी अच्छी खासी डिमांड भी हुआ करती थी। लेदर, ये याद रखना। आ जाओ अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न पर। इंडिया जो है फेमस है हमारे क्या कह सकते हैं, आर्टिस्ट की इंडस्ट्रीज से। ठीक, अभी मैंने आपको बताया टेक्सटाइल, कॉटन, इसका अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। हमारे इंडिया को ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था 1715 से 1857, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, ये सारे, और इसके बीच में गवर्नर बने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन वाइस रॉय, ये सब कुछ आपको यहाँ मिलते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हम क्या समझते हैं कि यहाँ पर आप सभी को पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में हुई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, मतलब सबसे पहले इंडस्ट्री की ग्रोथ बड़ी मात्रा में, लार्ज स्केल में इंग्लैंड में 19th सेंचुरी में देखने को मिलता है, जहाँ पर आपकी फैक्ट्री हुई, मिल हुई, सब कुछ उस टाइम पर हमें मिला। और फिर ऑब्वियस सी बात है, जब इंडस्ट्री खुल गई है तो बहुत सारे लेबर को काम भी मिला, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी मिला, लोग इसमें काम कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, कॉटेज की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, हर जगह अब आपको यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है तो ये वाला जो चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, टाइम पीरियड याद रखने होंगे। एक आपको 1850 से 1914 तक बताना है, फिर 1914 से लेकर के 39 तक क्या हुआ, फिर 39 से लेकर के पूरा हमारा देश आज़ाद होने तक की कहानी आपको बतानी पड़ेगी अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन बताने वाले हो तो। जैसे कि मैं आपको कुछ बता देती हूँ, जैसे कि आप देखो 1850 से 1914 तक अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा वो फेज है जब कोल माइंस और आपके टी के गार्डन्स, ये दो चीज़ आपको हमारे भारत में इस साइड पर देखने को मिलते हैं। टी का गार्डन इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, टी मतलब असम, सबसे ज़्यादा फेमस यहीं पर है ना, तो असम में टी कंपनी आपको देखने को मिलती है, ये आप बता सकते हो। सिर्फ यही नहीं है, आपको जूट के हुए, आपके कॉटन मिल भी हमें इस टाइम पर देखने को मिलता है। टी, कोल, जूट, कॉटन, ये सब कुछ आपके कलकत्ता, बॉम्बे, लंदन, इन सब में इनकी कंपनीज हुआ करती थी। अहमदाबाद में भी कॉटन मिल हमें मिल जाती है देखने को। ठीक, 1949 से 39 की बात करूँ तो यूरोप के लोग अच्छे खासे एजेंसीज को वो कर रहे थे मैनेज। आपको पता है कि ये वो टाइम है जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, मतलब दोनों वॉर चले और दोनों वॉर यहाँ पे एंड भी हो चुके थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखोगे इंडियन के, भारत के कुछ इकोनॉमिस्ट, आपने नाम सुना होगा मे बी, कई बार नहीं सुना तो सेकेंड ईयर में और अच्छे से सुनोगे जब हिस्टोरियोग्राफी पढ़ोगे, जिसका नाम था अमृत्य कुमार सेन। ठीक है, या फिर अमिया कुमार बागीची उनका नाम है। तो ये सब लोग आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं कि कैसे हमारे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा पैटर्न आता है। ठीक है,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, आपको पता है, इसकी बात कर रही हूँ मैं। 1914 से 1918 तक तो हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिला। 1929 से 37 अभी मैंने बताया ना ग्रेट डिप्रेशन। उसके बाद जस्ट इसके बाद 38 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर तो आपको पता है कोल्ड वॉर आ गया था। सब MHI 02 में सभी पढ़ चुकी हो, यही सब बताना है। इसके वजह से कैसे ब्रिटिश की इकोनॉमी का ग्रिप जो है हमारे भारत पर कम हो गई थी, वो भी कारण है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो वॉर के वजह से इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये सारी बातें आप लोग ऑलरेडी जानते हो। 39 से 47 के बारे में बताना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इंडिया की अब बेस्ड हो गई किस पर? सेलिंग कंज्यूमर गुड्स। क्या आप सेल करते थे? कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ये वो मतलब 1939 से 47 का वो टाइम आया जब और भी कंपनीज खुल गई। JK ग्रुप, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, ठीक है, टाटा बिरला, आपकी टेलीको, तो ये सारी कंपनीज खुल जाती है इस टाइम पीरियड तक आते आते। ये कहानी आपको लिखनी है। मे बी इस मैराथन क्लास से बहुत सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा कि अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरीके से और क्या क्या लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रही है कि इस एक मैराथन की क्लास में, इस 1 घंटे की या सवा घंटे की क्लास, ये जो भी है, मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें करनी है। इतनी पूरी श्योरिटी होगी कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सामने होंगे तो ये नहीं होगा आपको इसमें क्या लिखना है। को भी पूरी कोशिश करना, क्वेश्चन कुछ भी स्किप नहीं करना, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके ही आना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेबर और देखो वुमेन और वर्क MHI 105 में आ चुका है। इसमें आपको अपने किसके बारे में बात करोगे? मॉडर्न हिस्ट्री में वुमेन की कंडीशन कैसी थी, अच्छी थी, ये सारी बात आप ऑलरेडी जानते हो। इसके बारे में बता देना। टेक्नोलॉजी, साइंस और एम्पायर की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी जब आई, साइंस जो आया, तो उस पर क्या क्या इंडिया का रिस्पांस रहा, उस पर क्या असर पड़ा, ये सारी बातें आप बता सकते हो खुद से। ठीक है, एक बार पढ़ लेना कि टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से पूरी सोसाइटी में बदलाव आया, डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें हमारे इंडियन का रिस्पांस क्या है कि आज हमारे इंडिया में आप देखोगे एक अच्छी खासी कह सकते हैं स्टेबल चीज़ें देखने को मिल जाती है ना। टेक्नोलॉजी आने से क्या होता है, क्योंकि लोग अब साइंस में बिलीव करते हैं। लोगों के जो आइडियाज़ है, अब वो टाइम है एजुकेशन का। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया का पार्ट बन चुकी थी, है ना। अब यहाँ पर ऑफिशियल जो इनकी कंपनी, तो स्कॉलर्स हमें जो देखने को मिलेंगे वो संस्कृत में हुआ, पर्शियन में हुए, तमिल में हुए। अब क्या है, आपको मैंने ओरिएंटल पढ़ाया था, होते ये बाहर के हैं, यानी होंगे ब्रिटिशर्स, बस विश्वास वैदिक टेस्टों पे करते थे, एंशिएंट टेस्ट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे ही स्वदेशी मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है साइंस और टेक्नोलॉजी पर, ये करना है। 1904 की बात है, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में आया था ना, तो साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एजुकेशन हमारे भारत में तभी फॉर्म हुआ था। ये चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। और इन चैप्टर से रिगार्डिंग अभी तक जो जो क्वेश्चन आए वो सारी चीज़ें देखो यहाँ मेंशन है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन है। अभी तक जो जो क्वेश्चन इन लोगों ने पूछे वो मैंने आपको बता दिया है। अभी आपका लास्ट ब्लॉक है, मे बी, अच्छा 2 ब्लॉक और है। देखो ये वाला ब्लॉक ज़रूर करना है, ग्लोबलाइजेशन, और ये मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म कर लेना, और ये 5 ईयर प्लान, मतलब इसमें से ये चैप्टर है, ये बहुत अच्छे से करना है कि हर एक 5 ईयर प्लान पढ़ के चले जाओ। कौन से 5 ईयर प्लान में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, जल्दी जल्दी जिसको कुछ भी पूछना हो तो। बाकी वुमेन के कॉलोनियल के बारे में तो सब लिख ही लोगे, इतना तो आप सब ऑलरेडी जानते हो। एंशिएंट मेडिएवल के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कहाँ गया आपका, यस ये रहा। वुमेन एंड वर्क की प्री कॉलोनियल के पीरियड में कैसा था, डोमेस्टिक वर्क भी करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसा था, आपके वुमेन का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन भी आपको देखने को मिलते हैं। वुमेन से रिलेटेड बहुत सारे रिफॉर्म्स भी चले थे ताकि चीज़ें सुधार आए। वुमेन जो आपकी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक वर्क, हर जगह पे आपको देखने को मिलती है ना। टेक्नोलॉजी साइंस में आप समझ सकते हो, रेलवे की शुरुआत हुई, इरिगेशन में आपको देखने को मिलता है, मेडिकल साइंस आपको देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी साइंस की वजह से हमारे ब्रिटिशर जब रूल कर रहे थे तो हमारे यहाँ पर रेलवे, इंडस्ट्री, इरिगेशन सबकी शुरुआत होती है, तो इकोनॉमी पे इफेक्ट तो पड़ता ही है ना, थोड़ा एडवांस हो गया। लेकिन एक्सप्लॉयटेशन, लेबर का शोषण होना बंद नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, आ जाओ इस पे।
प्लानिंग और डेवलपमेंट, जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तब आती है प्लानिंग पे। तो वही मैंने आपको 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ा है। ऑलरेडी कई स्टूडेंट को 5 ईयर प्लान के बारे में पता होता है। 5 ईयर का जो प्लान बनाता है इसका मेन फोकस क्या होता है, इसमें हमारी सब कुछ इंक्लूड होता है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हमारा इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी वो सोशल सर्विस। जैसे कि आपको पता है पहला जो 5 ईयर प्लान आया था 1951 में आया था 56 से, तो ये इम्फेसाइज हुआ था एग्रीकल्चर, इरिगेशन और एनर्जी पे। फिर दूसरा जो आया था वो 56 से लेकर के 61, इसका मेन फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था, इसका फोकस हमारे हैवी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट में था। समझ रहे हो। लैंड और टेनेंसी रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो किस तरीके से ज़मींदारी सिस्टम, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे देश के आज़ाद होने के बाद जो ज़मींदारी सिस्टम था ना उसको पूरे तरीके से अबॉलिश कर दिया गया था। समझ रहे हो, वो ख़त्म, कोई काम नहीं अब ज़मींदारों का, इतना ही था इनका रोल। बहुत सारे लैंडलॉर्ड से रिगार्डिंग जो रिफॉर्म, सुधार लाने की ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ हुई थी, वो कुछ आपको इसमें मेंशन करना है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात करते हैं। एग्रीकल्चर आपको पता है हमारी प्राइमरी सोर्स है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री तो बाद में आई है। एग्रीकल्चर के बारे में बता सकते हो कि किस तरीके से एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखोगे कि किस तरीके से हैवी इंडस्ट्री की बिल्डिंग यहाँ पर आई, स्टील कंपनी आई, मशीन आई, सब मैंने बताया। स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, हर उसमें मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। फिर आपका एक चैप्टर है बैंकिंग सिस्टम और इंडस्ट्री और ये सारी बातें। तो देखो बैंकिंग सिस्टम के बारे में, जैसे आपका आरबीआई ओपन हो चुका है, कमर्शियल बैंक आपको देखने को मिलते हैं, है ना, ये सब कुछ बता सकते हो बैंकों के बारे में। असाइनमेंट में ये क्वेश्चन आया है, असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एग्जाम में बहुत काम आएगा। दोबारा से ये रिपीट कर रही हूँ मैं, ठीक है। और ये सारे रिफॉर्म पढ़ने आपको, ये रिपीट हो जाता है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म 1990 या 1991। तो देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 का जो नतीजा रहा कि यहाँ पर बहुत सारे सुधार आए थे हमारे इन कुछ सालों में, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम या चैलेंजेस फेस करनी पड़ी थी। सबसे पहले इनका काम था कि हमारे इंडिया में रिकवरी बहुत तेज़ी से करनी है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, जैसे एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखोगे, रोज़गार कितनी ज़रूरत है, पॉपुलेशन इतनी है, तो भाई काम भी तो सबको चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन आप ये भी तो एक चीज़ देखो कि आज आप एक चीज़ देखते हो या हम देखते हैं, हर एक को जॉब नहीं मिल रही, वैकेंसीज क्यों नहीं आती, इन्हीं सारे कारणों से नहीं आती। रिफॉर्म की ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि टोटल इकोनॉमी देखो, बोला जाता है 1994 से 95 का टाइम पीरियड देखोगे तो ये 7.2 मिलियन था, ठीक है। लेकिन अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब मिली, लेकिन बाद में क्या होता है 19 उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाती है, 4.8 मिलियन हो गई जब 1980 का टाइम पीरियड आता है। ये इन्फ्लेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर 1991 तक तो आप देखोगे 17% और कम। फरवरी आते आते 1996 तक आप देखोगे और भी कम, 5% हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत चीज़ें हमें कोशिश करनी है कि रिफॉर्म लाने की, क्योंकि देखो पॉपुलेशन तो रहेगी, अब जो है उन्हें कैसे काम मिले, कैसे रोज़गार मिले, इन सारी चीज़ों के लिए हमें सुधार लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा एक ओवरव्यू, एक मैराथन क्लास। आशा करती हूँ कि आज की मैराथन क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहे। अदरवाइज़ हम आगे तो डिटेल में इसको करेंगे दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर ऑलरेडी पेड क्लासेस हमारी 15th, ये आपका लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद आपके ये एग्ज़ामिनेशन जो है सब कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे क्लासेस जो है 15 जुलाई से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं जल्दी से इनरोलमेंट करा लो, ताकि आपकी एक भी क्लासेस मिस ना हो। बाकी की अपडेट इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मिल जाएगा। इंस्टाग्राम हैंडल, टेलीग्राम चैनल, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लो। आज की क्लास, आज की मैराथन क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर एक ग्रुप में शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि हर स्टूडेंट तक जो कल एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिन्होंने फॉर्म भर ही लिया और जो सोच रहे हैं कि हमें देना ही देना है, तो इतना ये उनकी वीडियो से हेल्प हो जाएगी कि वो 60% तक तो कवर कर ही लेंगे।
ठीक है। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए सुन रहे आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।